अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2, फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन। इस वाले चैप्टर में हम रिग्रेशन एनालिसिस को देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस रिग्रेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि हमें रिलेशनशिप बताती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑफन कहते हैं दी आउटकम वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कहते हैं प्रेडिक्टर्स। बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वजह से ही चेंज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिमांड फॉर पिज़्ज़ा को मेजर करना था, तो डिमांड फॉर पिज़्ज़ा क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे या प्रेडिक्टर्स पे। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे हमारी एग्जांपल में? वो प्राइस थी, प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा थी। वो लोगों की इनकम हो सकती है कि लोगों की इनकम कितनी है, क्योंकि लोगों की इनकम पे भी डिपेंड करता है कि पिज़्ज़े की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो मिलके प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को। अच्छा, अब रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि हमें वो रिलेशनशिप बताता है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप से मुराद ये है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, तो उसके रिजल्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। और इनवर्स रिलेशनशिप की सूरत में ये होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पॉजिटिव चेंज आता है तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और उस पर नेगेटिव चेंज आता है। इसके अलावा हमें जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो ये भी बताता है कि ये जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या ये कोई चेंज भी लेके आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कि नहीं, या जो हमने इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने मॉडल में शामिल किया है उसकी ज़रूरत भी थी कि नहीं थी। तो ये हमें बेसिकली दो चीज़ें बता रहा है। एक तो हमें रिलेशनशिप का आइडिया दे रहा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। इसको हम कहते हैं कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, जो हमारा मॉडल है क्या वो ट्रू प्रेडिक्टर है भी है कि नहीं है। और दूसरा ये है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है, जब इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए और फोरकास्टिंग के लिए। अगर हमारे पास एक रिग्रेशन की इक्वेशन मौजूद होगी, हमें पता होगा कि ये जो प्रेडिक्टर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें चेंज लाने से कितना असर पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो उस रिग्रेशन इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं फोरकास्टिंग के लिए। अच्छा, अब ये जो हमारा मॉडल होता है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमें बड़े ही केयरफुली चूज करना होता है। ठीक है, हमने ऐसे वेरिएबल्स को चूज करना होता है जिनकी वजह से वाकई ही चेंज आ रही होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर हम ऐसे वेरिएबल्स को चूज करेंगे जो कि मीनिंगफुल नहीं होंगे, जिनकी वजह से चेंज नहीं आएगा, तो हमारी जो इक्वेशन है या जो मॉडल है वो फॉल्स हो जाएगा और वो हमें ट्रू रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इसके लिए जो थ्योरी है उसको पढ़ना बड़ा लाजमी है कि हमने कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूटिलाइज करना है या अपने मॉडल में शामिल करना है। और डिफरेंट जो रिग्रेशन में हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनसे भी हमें पता लग जाता है कि ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या वाकई अफेक्ट कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, या फिर ये नहीं अफेक्ट कर रहा। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं, क्या डिफरेंट वे से हम एनालिसिस करते हैं रिग्रेशन आउटकम्स का। स्पेसिफाइंग द रिग्रेशन इक्वेशन एंड obtaining द डाटा। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिग्रेशन में वो ये है कि हमें एक रिग्रेशन की इक्वेशन होती है जो बनती है। ठीक है, इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम y कहते हैं, और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिन पे y डिपेंड कर रहा होता है, जिनसे y अफेक्ट हो रहा होता है। वो सारे वेरिएबल्स मिलके प्रेडिक्ट करते हैं y को। जैसा कि हमारी एग्जांपल थी डिमांड फॉर पिज़्ज़ा के लिए, तो एक तो जो डिटर्मिनेंट है पिज़्ज़ा की डिमांड का वो प्राइस है। ठीक है, प्राइस जैसे कम होगी पिज़्ज़े की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्राइस के अलावा भी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि पिज़्ज़े की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं।
ये जो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनको हम x कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्राइस है उसको हमने x1 का है, फिर x2 जो है वो एनुअल ट्यूशन फीस है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये जो एनुअल ट्यूशन फी है ये स्टूडेंट की परचेजिंग पावर को शो कर सकते हैं, उसके प्रॉक्सी के तौर पे यूज हो रही है। x3 हमारे पास जो है वो एवरेज प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे हमने पढ़ा था थ्योरी में कि जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उनकी प्राइस का भी इफेक्ट होता है डिमांड पे, ठीक है। अब पिज़्ज़े की जो डिमांड है वो उसका उस पर जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि एक रिलेटेड गुड है, पिज़्ज़े के साथ आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। तो x3 में हमारे पास उसकी प्राइस है। x4 में लोकेशन आ जाती है, लोकेशन के लिए हम डमी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। डमी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है या फिर 1 होती है। 1 का मतलब होता है कि वो जो फैक्टर है, जो डमी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट को शो कर रही है। जैसा कि अगर तो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है वो अर्बन एरिया में है तो हम वैल्यू उसको असाइन करेंगे 1, और अगर कॉलेज जो है वो अर्बन एरिया में नहीं है तो फिर वैल्यू होगी 0। उसके बाद कॉलेज की टाइप आ जाती है रेजिडेंशियल कॉलेज, जिधर फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स के स्टे करने की। अगर वो कॉलेज है तो फिर हम उसको वैल्यू असाइन 1 करेंगे, अदरवाइज 0 करेंगे। तो ये सारी हमारे पास इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 इंटू x2 प्लस b3, इस तरह करके ये b5 तक हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। जो a है इसमें ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सारे फैक्टर्स जो हैं ये अगर मौजूद ना हो तो इनके अलावा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है y पे वो कांस्टेंट शो करता है, ठीक है। क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है हाइपोथेटिकली कि जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि y को डिटरमिन करते हैं वो हम अपनी इक्वेशन में इंक्लूड कर सकें। तो वो जो कांस्टेंट का रिजल्ट आता है या जो फैक्टर आता है वो बेसिकली वो वेरिएबल जो हमने इंक्लूड नहीं की होती है उनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ये सारे वेरिएबल्स जीरो होंगे, एक्स वाले x1 x2 x3 x4 x5, तो फिर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो खाली होगा y इज इक्वल टू a, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि हमें रिजल्ट दे रहा है कि अगर सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर जीरो हों तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम मजीद आगे जाके स्लाइड में इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अभी उसी हम एग्जांपल को लेके इस फर्दर इस स्लाइड में देखेंगे। अब डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, उनको हमने लेना है अपनी रिग्रेशन इक्वेशन में यूज करना है जब हमने इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास y जो है वो है एवरेज क्वांटिटी ऑफ स्लाइसिस पर मंथ, जो कि डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एवरेज x1, जिसको हम कह रहे हैं एवरेज प्राइस पर स्लाइस। ये सेंट्स में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है ट्यूशन फीस जो कि थाउजेंड्स में दी गई है, कितने थाउजेंड्स जो है वो ट्यूशन फी है स्टूडेंट्स की। उसके बाद प्राइसेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि अगेन सेंट्स में दी गई है। उसके बाद अर्बन, अगर तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अर्बन एरिया में तो उसके लिए वैल्यू 1 यूज़ की जाएगी, और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल है तो फिर 1 वैल्यू यूज़ की जाएगी, अदरवाइज 0 यूज़ की जाएगी। तो ये देखें एक इक्वेशन बिल्ड हो जाएगी जिसमें जो डमी वेरिएबल्स हैं उनके लिए बाइनरी फिगर्स 1 या 0 यूज़ किया गया है, और जो बाकी हमारे पास प्राइसेस हैं या ट्यूशन फ़ी है या स्लाइसेस की जो डिमांड है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जो कंटिन्यूस फिगर्स होते हैं वो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन थी और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डाटा है उसको हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास SPSS है, सॉस है, फिर एक्सेल के अंदर डाटा एनालिसिस में रिग्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। तो हम डिफरेंट वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन को। जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पुट करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तो वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन है वो हमें ये रिजल्ट्स देगी। देखें अब क्यू स्लाइस जो है डिमांड इज इक्वल टू 29.16 माइनस फिर पी स्लाइस का एक कॉफिशेंट है, ट्यूशन का कॉफिशेंट, सॉफ्ट ड्रिंक, अर्बन और रेजिडेंशियल, इन सब के कॉफिशेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉफिशेंट्स हैं ये अब हमने देखना है कि ये वाकई क्या सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है।
उसके बारे में हमने किस तरह से इसको एनालिसिस करना है, किस तरह से देखना है कि वाकई ही ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं ये ट्रू प्रेडिक्टर हैं डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा के कि नहीं। अच्छा, एक जो मेजर चीज़ है जैसे आर स्क्वेयर है, ये वैल्यू शो कर रहा है 0.86 की। इसका मतलब ये है कि 86% ये जो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये वेरिएशन लेके आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि स्लाइस है। 86% का मतलब है कि इट इज़ अ वेरी गुड, दे ऑल आर वेरी गुड प्रेडिक्टर्स, और ये वाकया ही ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फिर एफ स्टैट्स भी दिया गया। ये सारे हम आगे जो टेबल है उसमें देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको इंटरप्रेट करना है और इनके क्या मीनिंग है, और वाकया ही जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये ट्रू प्रेडिक्टर है भी हैं कि नहीं है। ठीक है। अब एक्सेल में जब हमने अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पुट किया तो हमें एक आउटपुट टेबल मिल गया और हमें रिजल्ट मिल गए अपने। ठीक है। अब इस टेबल में कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जिसको हमने देखना है सो दैट हमें पता लगे कि हमारी जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में वो क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, और वो वाकई ही एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पी वैल्यू वाला टेबल है। ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे जितने जो इंटरसेप्ट है पी स्लाइस, ट्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक, अर्बन या रेजिडेंशियल, इनकी टी स्टैट के आगे एक टेबल है पी वैल्यू का दिया गया है। अब पी वैल्यू क्या होती है, ये शो करती है कि हमारी जो रिलेशनशिप है या जो कॉफिशेंट है वो वाकया ही ट्रू प्रेडिक्टर है कि नहीं है। ठीक है। अब हमने अपनी जब भी रिग्रेशन करते हैं तो हम उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखते हैं या शो करते हैं कि हम 90% श्योर हैं या 95% श्योर हैं या 99% श्योर हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं या जो हमारी प्रडिक्शंस हैं वो ट्रू हैं कि नहीं। तो पी वैल्यूज़ भी बेसिकली हम अपनी मैच करते हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। अमूमन ये होता है कि रिग्रेशन एनालिसिस में मोस्टली 90% कॉन्फिडेंस लेवल को यूज़ किया जाता है, कई केसेस में 95% और बहुत कम केसेस में 99% भी यूज़ किया जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। 90% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि हम 90% श्योर हैं कि हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं। अच्छा, जब 90% का कॉन्फिडेंस लेवल होगा फिर हमारी जो पी वैल्यू है उसको 0.10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो फिर हमारी पी वैल्यू को 0.05 से छोटा होना चाहिए। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 99% है तो फिर हमारी जो पी वैल्यू उसको 0.01 से छोटा होना चाहिए, मीन्स के 1% से भी कम होना चाहिए। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम 90% कॉन्फिडेंस लेवल को यूज़ कर रहे हैं तो हम देखते हैं जो हमारा इंटरसेप्ट है उसकी पी वैल्यू 1.566 इंटू 10⁻⁻12 है जो कि 0.10 से काफ़ी छोटी है। इसी तरह पी स्लाइस की वैल्यू भी पी वैल्यू भी काफ़ी छोटी है। ट्यूशन की 0.096 है जो कि 0.10 से छोटी है। इसी तरह जो अर्बन है उसकी वैल्यू 0.10 से ज़्यादा है, मीन्स के 0.20 है। इसका मतलब ये है अगर पी वैल्यू आपकी कॉन्फिडेंस लेवल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू प्रेडिक्टर नहीं है, उसको फिर आप एक्सक्लूड कर देंगे अपने मॉडल में से। इसका मतलब है कि अगर यूनिवर्सिटी अर्बन है या नॉन अर्बन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि डिमांड पे, तो जो अर्बन या नॉन अर्बन वाला वेरिएबल है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता पिज़्ज़े की डिमांड पे। अच्छा, बाकी जो रेजिडेंशियल है उसकी वैल्यू भी पी से कम है। जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो उन सब का इम्पैक्ट आ रहा है जो हमारी डिमांड है या वाई वेरिएबल है उस पे। बस किसका नहीं आ रहा, अर्बन का नहीं आ रहा क्योंकि इसकी पी वैल्यू 0.10 से ज़्यादा है। अच्छा, अब ये तो होगी पी वैल्यू, हमें पता लग गया कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और कौन सा वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है। इसके अलावा अब हैं कॉफिशेंट्स। कॉफिशेंट्स हमें शो करेंगे कि हमारी एक तो डायरेक्शन का बताएंगे कि डायरेक्शन जो है जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे कि वो रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। अब जैसे प्राइस ऑफ स्लाइस है उसकी नेगेटिव रिलेशनशिप है विद डिमांड, जैसे प्राइस इंक्रीज करती है उसके इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। इसी तरह जो ट्यूशन फी है उसके इंक्रीज करने से डिमांड भी इंक्रीज कर रही है क्योंकि उसकी
उसकी जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, कॉफिशेंट उसका पॉजिटिव है। इसी तरह से जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका कॉफिशेंट नेगेटिव है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस इंक्रीज करने की वजह से जो डिमांड फॉर पिज़्ज़ा है वो डिक्रीज कर सकती है। और जो अर्बन है वो तो हमने पहले ही कह दिया कि इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको हम बता नहीं सकते, उसकी कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनती। इसी तरह से जो रेजिडेंशियल है, अगर तो कॉलेज रेजिडेंशियल है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पिज़्ज़े की डिमांड पे, कॉफिशेंट इज नेगेटिव, तो पिज़्ज़े की डिमांड कम हो जाती है अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल है। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर अपनी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी उनको देखते हुए इस टेबल के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको मिला के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स हम उससे हासिल कर सकते हैं या इन्फर कर सकते हैं। अब रिग्रेशन एनालिसिस में जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं तो हमारे माइंड में एक हाइपोथेसिस होता है, एक रिलेशनशिप पहले से मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसको हम चेक कर रहे होते हैं। जैसा कि जो प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा है उसका हमें पहले से अंदाज़ा था कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हो सकती है डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा के साथ, तो वो थी हमारी हाइपोथेसिस वन। जब पी वैल्यू हमारी 0.10 से काफ़ी कम आई तो इट मीन्स, और जो कॉफिशेंट है वो भी नेगेटिव आया जैसे कि एक शो हो रहा है रिजल्ट्स में, तो इट मीन्स कि हमारी जो हाइपोथेसिस वन है वो ट्रू साबित हो गई और हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया कि जी वाकई ही जो पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़े की जो प्राइस है और जो पिज़्ज़े की डिमांड है उसके दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ट्यूशन फ़ी जो है हाइपोथेसिस 2 में हम देखते हैं कि ट्यूशन फ़ी बेसिकली एक प्रॉक्सी है इनकम की। ठीक है, जितनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी है यूनिवर्सिटी में हम अज्यूम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा इनकम है स्टूडेंट्स की। इसका हम अज्यूम कर रहे थे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। रिग्रेशन एनालिसिस में जो डाटा ने रिजल्ट दिया उसमें भी यही शो हुआ और एक ये सिग्निफिकेंट वेरिएबल था। ठीक है, और काफिशेंट भी इसका पॉजिटिव था, मीन्स कि जैसे ही ट्यूशन फी इंक्रीज करती है पीसी की डिमांड भी इंक्रीज करती है। थर्ड हमारे पास हाइपोथेसिस था सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस। ठीक है, उसका भी हमें पता था सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो हैं अगर वो इंक्रीज उनकी वैल्यू करती है तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो डिक्रीज कर जाती है। उसका भी हमारे माइंड में इनवर्स रिलेशनशिप था और कॉफिशेंट ने भी यही शो किया जो रिजल्ट आया। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपनी श्योर ना हो किसी भी रिलेशनशिप का कि उनकी क्या रिलेशनशिप होगी, तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस में ये भी लिख सकते हैं जैसे द प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा। ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिखें कि उसका इनवर्स रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हाइपोथेसिस में हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज दैट कैन चेंज, दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम हाइपोथेसिस में खाली ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर हाइपोथेसिस फोर थी लोकेशन इन एन अर्बन सेटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर पिज़्ज़ा। लेकिन हमने देखा कि इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, तो हमारी जो हाइपोथेसिस फोर है वो प्रूव नहीं हो सकी और वो कह लें कि अर्बन में यूनिवर्सिटी का होने का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता, तो ये हमारी हाइपोथेसिस प्रूव ना हो सकी। हाइपोथेसिस फाइव जो है पिज़्ज़ा डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर एट रेजिडेंशियल कॉलेज, ये हमारी बिल्कुल हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप था। रेजिडेंशियल कॉलेज जो होते हैं उनमें लिव इन की फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स के पास, तो उन कॉलेजेस में डिमांड फॉर पिज़्ज़ा कम है। तो जितनी भी हाइपोथेसिस हैं ये हमने प्रायर थ्योरी से बनाई होती हैं या प्रायर जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको देख के बनाई होती है उसकी रिलेशनशिप, और अगर हमें रिलेशनशिप के बारे में श्योर नहीं होता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो हम खाली ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज कॉज कर सकता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट में हमने देखा एक आर स्केयर की वैल्यू थी और एक एफ की वैल्यू, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर स्केयर की वैल्यू हमें बताती है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितने परसेंट वेरिएशन कॉज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। हमारे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उन्होंने तकरीबन आर स्केयर की वैल्यू है 0.885, इट मीन्स कि दे हैव
contributed into 88% वेरिएशन इन द डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी वो था एफ की वैल्यू, एक एफ स्टैट्स थी, उसकी वैल्यू भी हमें टेबल में नज़र आती है। उसके आगे भी एक सिग्निफिकेंस, उसके आगे भी एक पी वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, वो पी वैल्यू अगर 0.05 या 0.01 से कम है तो इट मीन्स कि हमारी जो ओवरऑल रिग्रेशन का जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। एफ वैल्यू बेसिकली हमें ओवरऑल जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं और जितना हमारा मॉडल है y इज इक्वल टू सारे वाला डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, उन सब का बताता है कि क्या वो वैलिड मॉडल है कि नहीं है। अगर हमारी एफ वैल्यू जो है वो उसकी पी वैल्यू 0.05 या 0.01 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि हमारा वो जो पूरा मॉडल है वो नल है और वो कोई कोई चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर कर पा रहा। ठीक है, तो एफ वैल्यू जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आपने रिग्रेशन एनालिसिस करना है तो आपने आर स्केयर को भी देखना है और एफ वैल्यू को भी देखना है। बेसिकली आपका जो आर स्केयर है वो तभी मीनिंगफुल होगा जब आपकी एफ वैल्यू जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस लेवल जो पी वैल्यू होती है वो 0.05 या 0.01 जो भी आप सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस लेवल यूज कर रहे हो उससे कम होगी। ठीक है, तो तभी हम कहेंगे कि आपका जो आर स्केयर है वो मीनिंगफुल है या नहीं। रिव्यू ऑफ की स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग रिग्रेशन रिजल्ट्स, ये एक और इक्वेशन हमने बिल्ड की है आपके लिए और इसे हम देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस को किस तरह से हमने देखना है और एनालाइज करना है। जैसे ये बता रहा है कि Q इज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड इज इक्वल टू 70 माइनस 10p प्लस 4p प्लस 50i। ठीक है, अब इसमें क्या है, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड, P इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन सेंट्स, PR is price of related product in cents, I is per capita income in thousands of dollar, N जो है वो सैंपल साइज है, आर स्केयर हमें एडजस्टेड वैल्यू दे रहा है। तो अब हमने इसमें रिलेशनशिप को देखने के लिए एक तो उनका मैग्नीट्यूड भी देखना है और दूसरा उनके साइंस भी देखने हैं। अच्छा, Q इज इक्वल टू 70 माइनस 10p। अब 10p क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब माइनस 10p का क्या मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव है। प्लस सेकंड ये कि जो 10 है उसका क्या मतलब है कि जब हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं प्राइस को, प्राइस जो कि सेंट्स में है, अगर हम 1 सेंट प्राइस को इंक्रीज करते हैं किसी भी वो क्वांटिटी की तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, 10 यूनिट डिमांड में डिक्रीज आ जाता है क्यू की डिमांड में। ठीक है, प्लस 4 PR, जब हम रिलेटेड गुड जो है उसकी प्राइस में 1 यूनिट इंक्रीज लेके आते हैं तो जो क्यू है उसकी डिमांड में 4 टाइम्स इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, या कह लें 4 यूनिट इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, 4 यूनिट्स इंक्रीज आ जाता है क्यू की डिमांड में जब हम 1 यूनिट प्राइस इंक्रीज करते हैं रिलेटेड गुड की। जब हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं इनकम को जो कि पर कैपिटा इनकम इन थाउजेंड ऑफ डॉलर्स है, जब हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं $1000 इनकम को तो उसका क्या है, क्यू पे क्या इम्पैक्ट आता है, 50 यूनिट डिमांड में इंक्रीज आ जाता है क्यू की। हमें दो चीज़ों का पता लग रहा है इस इक्वेशन से, एक तो हमें उनकी डायरेक्शन का पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, दूसरा उसके मैग्नीट्यूड का पता लग रहा है। जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जो इनकम है उसका भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में जब आपकी इनकम इंक्रीज करेंगे। सो इससे आपको मज़ीद पता लगेगा कि आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं कोएफिशिएंट में, एक तो उनके साइंस को देखना होता है, दूसरा उनके मैग्नीट्यूड को देखना होता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट वो डाल रहे हैं। ठीक है, मल्टीक्लूनैरिटी,
रिग्रेशन एनालिसिस करने करने की जो एक की अजम्पशन है वो ये भी है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में सिस्टमैटिक वे में रिलेटेड नहीं है। सो जब भी हम रिग्रेशन को रन करते हैं हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो आपस में रिलेशनशिप होती है उसको भी देखते हैं। अगर तो जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से सिस्टमैटिकली, तो फिर हमें किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप करना पड़ता है। क्योंकि जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड है जो कि रिग्रेशन यूज करती है देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हों तो फिर वो ठीक से रिजल्ट्स को कैलकुलेट नहीं कर पाती, और फिर वो जो इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर वो ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाता, वो ओवर स्टेटेड हो जाता है या अंडर स्टेटेड रह जाता है। तो इसलिए हम हमारे ऊपर ये लाजमी है कि जब भी हम रिग्रेशन इक्वेशन को रन करते हैं किसी भी कह लें कि स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करते हुए, तो सबसे पहले हमारे पे लाजमी है कि हम चेक आउट करें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिस्टमैटिक वे में एक दूसरे से रिलेट तो नहीं करते। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि हम कोरिलेशंस देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। अगर तो उनकी कोरिलेशंस 0.70 या कह लें कि 70% से कम है तो फिर इट इज़ ओके टू रन रिग्रेशन एनालिसिस। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनकी कोरिलेशन 0.70 से ज़्यादा है तो फिर हमें एक वेरिएबल अंदर से ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज वो हमारे रिग्रेशन रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट करती है। ऑटो कोरिलेशन मोस्टली रिग्रेशन एनालिसिस में हम टाइम सीरीज डाटा यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है रिग्रेशन में, दैट इज नोन एज ऑटो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है एक्स वेरिएबल, हम देख रहे हैं कि एक्स वेरिएबल का इम्पैक्ट क्या है वाई वेरिएबल पे, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ड्यूरिंग दैट एनालिसिस अगर हम नोटिस करें कि जो हमारी रेजिडुअल टर्म्स होती है या जो हमारे स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं उनके दरमियान, और अगर जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके दरमियान अगर एक खास पैटर्न पाया जाए या एक रिलेशनशिप पाया जाए तो फिर देन वी वुड से कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। उसका मतलब ये है कि जो हमारी चेंजेस आ रही हैं वाई में, दैट इज नॉट ड्यू टू एक्स बट दैट इज ड्यू टू सम मिसिंग वेरिएबल जो कि हमने अपने रिग्रेशन एनालिसिस में इंक्लूड नहीं किया, या जो एक कह लें कि ट्रू प्रेडिक्टर था वो मिसिंग है हमारे मॉडल में से। सो ऑटो कोरिलेशन को सॉल्व करने का तरीका या इसे कह लें कि सॉल्व इस तरह से किया जा सकता है कि हम अपने मॉडल में ऐसा वेरिएबल इंक्लूड करें जो कि ट्रू प्रेडिक्टर हो वाई का। ठीक है, अगर हमारे मॉडल में से एक मेन वेरिएबल मिसिंग होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें ऑटो कोरिलेशन जैसे इशू जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। और इसको देखने के लिए कि वाकई हमारे मॉडल में कह लें कि ऑटो कोरिलेशन का इशू है कि नहीं है, इसके लिए हम एरर टर्म जो होती है उसको देखते हैं, और एरर टर्म और जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसकी रिलेशनशिप को देखते हैं कि उसके अंदर वो किस तरह से आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। थैंक्स।